हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही साथ आशा भी करती हूं कि अब आप बहुत अच्छे से हिंदी की पढ़ाई करने बैठ गए होंगे और आपकी तैयारी को और अच्छे से करवाने के लिए मैं लेकर आई हूं सीबीएसई द्वारा रिलीज्ड सैंपल पेपर। जी हां, क्लास 10th कोर्स बी स्पर्श और संचयन पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी। तो अब हो जाइए आप निश्चिंत और आ जाइए यहां पर पूरे फोकस के साथ। आज हम करेंगे सैंपल पेपर सॉल्यूशन, जो कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपका एग्जाम में प्रश्न पत्र आने वाला है, कैसे आपको सॉल्व करना है। यहां पर हम सब कुछ बहुत अच्छे से करके देखने वाले हैं। तो बस बेटा, मैं आपसे एक बात कहूंगी, उसको ध्यान से सुनिए कि पूरे ध्यान के साथ आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ताकि आपको परीक्षा हॉल में जाते ही एक पूरा विश्वास हो कि हां भाई, मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए ये आ गया आपके सामने प्रश्न पत्र। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा क्या रहेगा वहां? निर्धारित समय 3 घंटे रहेंगे, अधिकतम अंक 80 अंक रहेंगे। और ये जो सामान्य निर्देश हैं, अक्सर इनको सामान्य समझकर बच्चे ध्यान भी नहीं देते हैं, पढ़ते भी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से इन निर्देशों को पढ़ना है। ठीक है, क्या लिखा है? इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। कितने खंड हैं? 4। क, ख, ग, घ। इतना ध्यान रखिएगा। तो जब आपके पास प्रश्न पत्र आएगा तो आप जल्दी से देख लीजिएगा कि हां भाई, चारों खंड है, मेरा प्रश्न पत्र एकदम सही है। खंड क में अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दीजिए। तो खंड क में आपको 2 अपठित गद्यांश आएंगे, जो कि 7-7 नंबर के रहेंगे, तो आपको ध्यान से उनको पढ़ना है। उसके बाद यदि हम खंड ख की तरफ चलें तो इसमें आएंगे आपके व्यवहारिक व्याकरण, जो कि प्रश्न रहेंगे 4। ठीक है, और चारों में आपको विकल्प दिए जाएंगे एक 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 एक। तो यहां पर क्या दिया है? व्यवहारिक व्याकरण में प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प भी दिए गए। तो 16 नंबर की आपकी व्याकरण है, जिसमें 5 में से हर एक प्रश्न के 5 में से आपको 4-4 उत्तर देने हैं। तो जो आप बेस्ट तरीके से कर पाएंगे उनको अच्छे से करिएगा। खंड ग की यदि हम बात करें तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, निर्देश अनुसार उत्तर लिखना है। आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श और संचयन पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो इनके आपको उत्तर लिखना है। खंड घ की यदि हम बात करें तो रचनात्मक लेखन है। इसमें आपको देखना है कि आंतरिक विकल्प भी दिए गए। मान लीजिए यदि पत्र है तो पत्र 2 में से 1 करना है, हर एक के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न पत्र में कुल प्रश्न कितने हैं? 16 प्रश्न हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 16 प्रश्न हैं, 4 खंड हैं और हर एक प्रश्न के उत्तर आपको देना ही है। यथासंभव सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए। इसका मतलब होता है कि उनके अनुसार आप जैसे प्रश्न दिया है उसी तरह से उत्तर लिखें। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि आपको जिस तरह से आसान लगे, मान लो आपको लगता है कि भाई मुझे खंड का बाद में करना चाहिए, मैं पहले खंड ख करना चाहता हूं क्योंकि इसमें व्याकरण है और व्याकरण में आसानी से कर सकता हूं, तो बिल्कुल आप खंड क को चुनिए, खंड ख को चुनिए और जिसमें आपके व्याकरण के चारों जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आप चलिए खंड ग पर, जिसमें आपकी पाठ्य पुस्तक है और पूरक पाठ्य पुस्तक है। तो उससे काव्यांश से भी प्रश्न पूछे गए हैं, गद्यांश से भी प्रश्न पूछे गए हैं और अधिकतर जो कहा जाए कि उनके गद्यों से, पाठों से प्रश्न पूछे गए हैं। खंड घ की यदि हम बात करें तो यह है आपका रचनात्मक लेखन, जहां पत्र लेखन और विज्ञापन लेखन सब कुछ है, तो वो आपको करना है। ठीक है, अब समझ में आई कि ये निर्देश क्यों आवश्यक हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपठित बोध की तरफ, जो है हमारा खंड का पहला प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो कि जो भी गद्यांश है आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि उत्तर यही है। आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप ध्यान से अपने गद्यांश को पढ़ लोगे। देखो, अभी हम पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल यही है। तो संस्कृतियों के निर्माण में एक सीमा तक देश और जाति का योगदान रहता है। संस्कृति के मूल उपादान तो प्रायः सभी सुसंस्कृत और सभ्य देशों की एक सीमा तक समान रहते हैं, किंतु बाह्य उपादानों में अंतर अवश्य आता है। राष्ट्रीय या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वह हमें राष्ट्र की परंपरा से संस्कृत बनाती है, अपनी रीति नीति की संपदा से विच्छिन्न नहीं होने देती। आज के युग में राष्ट्रीय एवं जातीय संस्कृतियों के मिलन के अवसर पर अति सुलभ हो गए हैं। संस्कृतियों का पारस्परिक संघर्ष भी शुरू हो गया है।
मतलब संस्कृति अपने अपने कल्चर, अलग अलग कल्चर, लेकिन भारत कहा जाए तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ विविध प्रकार के लोग रहते हैं और सभी अच्छे से रहते हैं। लेकिन अब यहाँ बताया गया है कि आज के युग में राष्ट्रीय एवं जातीय संस्कृतियों के मिलन के अवसर अति सुलभ हो गए। संस्कृतियों का पारस्परिक संघर्ष भी शुरू हो गया है, आपस में थोड़ा सा मनमुटाव भी होने लगा है, संघर्ष भी शुरू हो गया है। कुछ ऐसे विदेशी प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहे हैं जिनके आतंक ने हमें स्वयं अपनी संस्कृति के प्रति संशयालु बना दिया है। हम अपनी ही संस्कृति पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट करने लगे हैं, संशय होने लगा है, हमारी आस्था डिगने लगी है, थोड़ी हिलने लगी, हम डगमगाने लगे हैं कि क्या अच्छा ऐसा था, क्या पता था कि नहीं। तो हम अपनी ही संस्कृति पर क्वेश्चन मार्क लगाने लगे हैं। यह हमारी वैचारिक दुर्बलता का फल है। यदि हमारी थिंकिंग स्किल स्ट्रांग होगी तो मजाल किसी की हमारी डगमगा जाए कोई भी आस्था। हमारी संस्कृति को छोड़ विदेशी संस्कृति के विवेकहीन अनुकरण से हमारे राष्ट्रीय गौरव को जो ठेस पहुंच रही है वह किसी राष्ट्र प्रेमी जागरूक व्यक्ति से छिपी नहीं है। भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता रही है। भारतीयों ने, आप पूरा पौराणिक कथाओं को उठाकर हम देखेंगे तो हमारे ऋषि मुनियों ने और जो भी विदुषी विद्वान रहे उन्होंने त्याग की एक अनूठी यहां पर मिसाल कायम की है। अतः आज के वैज्ञानिक युग में हम किसी भी विदेशी संस्कृति के जीवन तत्वों को ग्रहण करने में पीछे नहीं रहना चाहेंगे, किंतु अपनी सांस्कृतिक निधि की अपेक्षा करके नहीं। ये बताया है यहां। इसका अर्थ यह है कि बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि हमें विदेशी सभ्यता से एकदम परहेज करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, उसकी कोई बातें नहीं अपनाना चाहिए। बेशक हम अपना सकते हैं, लेकिन हम अपनी ही संस्कृति की उपेक्षा करके नहीं रह सकते। हम अपनी संस्कृति को बुरा बना के दूसरे की संस्कृति को अच्छा नहीं कह सकते। छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी आपको कि मान लीजिए हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, मम्मी पापा भैया दीदी जो भी हम सब रहते हैं, इतना प्यारा है कि माँ तो आपको पता ही है क्या होती है, सबके लिए चिंता करने वाली माँ ही होती है, सबका भला चाहने वाली माँ ही होती है। ठीक है, अब हमारे एक बहुत ही चिर परिचित गेस्ट आने वाले हैं जिनको हम कई वर्षों बाद मिल रहे हैं। इतना मतलब कि वाह आ रहे हैं, हम खुशी से झूम उठे। अब जैसे ही वो गेस्ट, हमारे मेहमान हमारे घर आते हैं तो हम खुशी से झूम जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, आओ भगत करते हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या मेहमानों के आ जाने से हम अपने घर के सदस्यों का निरादर करेंगे? क्या मेहमानों का सम्मान करने के लिए हम उनका अपमान करेंगे? क्या हम उनसे बहुत अच्छे रिस्पेक्टफुली संबंध बनाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों की उपेक्षा करेंगे? नहीं नहीं नहीं। बस तो यही है। बेशक निसंदेह हम दूसरों की संस्कृतियों का आदर सम्मान करें, उसको अपनाएं, लेकिन अपनी संस्कृति को उपेक्षित नजर से देखने की भी हम भूल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जड़ें यही हैं, हमारी पहचान यही है। जब हम कहीं देश विदेश में कभी भविष्य में जाएंगे तो हमारी पहचान भारतीयता से होगी कि हां हम भारतीय हैं। समझ में आया? और भारतीय होकर यदि भारतीय संस्कृति को हम सही से सम्मान नहीं देंगे तो दूसरा हमें क्या सम्मान देगा? सेल्फ रिस्पेक्ट कब आती है? जब खुद हम कुछ ऐसे अच्छे काम करते हैं तब हम अपना रिस्पेक्ट कर पाते हैं ना, और जब हम अपना रिस्पेक्ट करते हैं तभी दूसरा हमारा रिस्पेक्ट या सम्मान करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। उपयुक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? भारतीय राजनीति, नो। भारतीय संस्कृति और विदेशी प्रभाव, विज्ञान और तकनीकी प्रगति, और भारत और जातिवाद। तो सबसे चुनिंदा एकदम आपको क्या लग रहा है कि यस विकल्प है हमारा, भारतीय संस्कृति और विदेशी प्रभाव ही सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, हम विदेशी संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं वैज्ञानिक युग की मांग के कारण, भारतीय संस्कृति के त्याग एवं ग्रहण की अद्भुत क्षमता के कारण, या फिर भारतीय संस्कृति के लेन देन में विश्वास रखने के कारण, या विदेशी संस्कृति के जीवंत तत्वों द्वारा हमारी संस्कृति को समृद्ध करने के कारण। क्यों? प्रश्न क्या पूछा है? हम विदेशी संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल, हमें दूसरों से अच्छाइयां ग्रहण करनी ही चाहिए, लेकिन दूसरों से अच्छाइयां ग्रहण करने में ऐसा तो नहीं है कि हम अपने अंदर की अच्छाइयों को ही त्याग दें, नहीं है ना ऐसा। तो बताइए, हम विदेशी संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भारतीय संस्कृति के त्याग एवं ग्रहण की अद्भुत क्षमता के कारण, क्योंकि हमारे अंदर शुरू से ही हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा रही है कि हम हमेशा अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर यह क्षमता है कि हम अच्छाइयों को ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं।
कथन है हमारी संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता रही है। बिल्कुल सही है। निष्कर्ष क्या है? विवेकपूर्ण निर्णय से हम अपनी संस्कृति को समृद्ध और आधुनिक बना सकते हैं। विवेकपूर्ण निर्णय से हम अपनी संस्कृति को समृद्ध और आधुनिक बना सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यह सही है? यदि लगता है सही है तो देखिए, कथन सही है लेकिन निष्कर्ष गलत है। यदि आपको लगता है सिर्फ यही सही है, ये गलत है, तो आप पहला चुनेंगे। कथन और निष्कर्ष दोनों सही तो आपको दूसरा चुनना है। कथन गलत तो निष्कर्ष सही, कथन और निष्कर्ष दोनों गलत तो ये तो दोनों गलत है। अब यहां आप देखिए तो यही है कि हाँ जी, ये दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, अर्थात हमारा दूसरा वाला उत्तर ही सही होगा। अगला है, अब हमें उत्तर लिखना है क्योंकि 3 प्रश्न वैकल्पिक हैं और 2 घा और इंगा जो है वो लिखना है, सब्जेक्टिव है। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर बताइए कि राष्ट्र की गरिमा के लिए क्या उपयुक्त नहीं है। गरिमा मतलब हमारा मान, सम्मान, डिग्निटी। तो गद्यांश के अनुसार हमें किसी भी विदेशी संस्कृति के जीवन तत्वों को ग्रहण करने में पीछे नहीं रहना चाहिए, जैसा अभी मैंने उदाहरण दिया था, परंतु इसके लिए हमें अपनी सांस्कृतिक निधि की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। हमारे राष्ट्र की गरिमा के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि हम दूसरों की संस्कृति को सम्मान दें और अपने ही देश की उपेक्षा करें तो ये तो समझिए कि अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारना है, अपने आप पर ही मतलब ब्लेम लगाना है। प्रस्तुत गद्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि संस्कृति में, अपनी संस्कृति में हम पूर्ण आस्था बनाए रखने की शिक्षा मिलती है। गद्यांश के अनुसार हमें अन्य संस्कृतियों का विवेकहीन अनुकरण नहीं करना चाहिए। विवेकहीन मतलब समझते हैं, बिल्कुल बुद्धि होते हुए मूर्खों की तरह एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। अरे भाई, आंखें हैं, बुद्धि है, दिमाग है, सब कुछ है ना, तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करके ही हमें सब कुछ पालन करना होगा। हमें अक्ल है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, ऐसा नहीं कि हम अंधानुकरण करें। अंधे हैं हम नहीं, है ना, आंखें हैं, बुद्धि है, तो हमें बुद्धिहीन तरीके से सोचकर किसी का अनुकरण नहीं करना है कि उसने ये पहना है मुझे भी यही पहनना है, वो ये खा रहे हैं तो मुझे भी यही खाना है, वो वहां जा रहे हैं तो मुझे भी वहां जाना है, उन्होंने ये खरीदा है तो मुझे भी यही खरीदना है। नो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। हमारे अंदर बहुत विवेक है, बुद्धि है। हमें अपनी सांस्कृतिक निधि पर ही पूर्णतः विश्वास रखना चाहिए क्योंकि अपनी जमीन और जड़ों के बिना कोई भी पौधा जीवित नहीं रह सकता। कितनी अच्छी बात कही है कि जब वो पौधे की जड़ें ही काट दी जाएंगी तो क्या कोई पौधा जीवित रहेगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार से यदि हम अपनी ही संस्कृति को खोखला करेंगे तो क्या हमारा अस्तित्व रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। सब हमें निंदनीय समझेंगे। अगला है गद्यांश 7 नंबर का ही है, 3 वैकल्पिक हैं, 2 आपको लिखना है। नागरिक के कर्तव्य और अधिकारों की समष्टि को नागरिकता कहा जाता है। अधिकतर हम देखते हैं कि हर एक नागरिक अपने अपने अधिकारों के लिए बहुत मांग करते हैं, मेरे ये अधिकार है, मेरे वो अधिकार है, लेकिन यदि पूछा जाए कि भाई कर्तव्य क्या है तो सबके सब चुप हो जाते हैं। तो जिस तरह से हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं और उसी तरह से यदि हम अपने कर्तव्यों को निभाएंगे तो फिर देखिए हमारा राष्ट्र कितनी उन्नति करता है। नागरिकों के कर्तव्य अधिकारों की समष्टि को नागरिकता कहा जाता है। नागरिकता ऐसी विशेषता है जिसके अभाव में मनुष्य ना तो समाज का आवश्यक अंग बन पाता है और ना ही राज्य का। नागरिकता ऐसी विशेषता है जिसके अभाव में, मतलब यदि हमारे अंदर कर्तव्य नहीं है, अधिकारों का हम अच्छे से पालन नहीं करते हैं, इनकी कमी के कारण मनुष्य ना तो समाज का आवश्यक अंग बन पाता है और ना ही राज्य या देश का। इसके बिना मनुष्य का जीवन एक प्रकार से या तो पशुवत हो जाता है या फिर महान विरागी सन्यासी के समान, जिसका सांसारिकता से कोई संबंध नहीं। अतः नागरिकता हर एक मनुष्य को नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है। और नागरिकता किसे कहेंगे? जो अपने कर्तव्य और अधिकारों का पालन करेंगे। ठीक है। सदाचार का अर्थ है सत धन आचार, मतलब अच्छा आचरण करना, सात्विक व्यवहार। किंतु साधारण धर्म में इसका प्रयोग उन सभी व्यवहारों और कार्यों के लिए होता है जो समाज द्वारा ग्राह्य हो, अच्छी सामाजिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हो। इसकी आवश्यकता होती है समाज को व्यवस्थित तथा मर्यादित रखने के लिए। झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को अनावश्यक ढंग से ना सताना, साथ ही साथ अनुचित रीति से कामाचार ना करना सदाचार माने जाते हैं। इन सब कार्यों का त्याग इसलिए आवश्यक होता है कि इनसे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। ये जो कार्य हैं समाज में अव्यवस्था फैलाने का काम करते हैं, इसलिए सदाचार के अंतर्गत नहीं आते। अब बात की जाए तो जो हमारा समाज का ढांचा लड़खड़ा जाता है इनसे। समाज उन्हीं गुणों का आदर सम्मान करता है जो सामाजिक विधियों को दृढ़ बनाने में तथा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके हित में ही सबका सुख है कार्यों में सहायक होता है।
निम्न में से कौन सा शब्द गद्यांश में दिए गए ग्राह शब्द के सही अर्थ को दर्शाता है? अच्छा रहा अभी मैंने आपको नहीं बताया, मैं बताने वाली थी। घृणित, ग्रहण करने योग्य, अनुकरणीय, इनमें से कोई नहीं। ग्राह किससे मैच करता नजर आ रहा है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या लगता है आपको? ग्रह मतलब घृणित नहीं, तो ग्राह मतलब ग्रहण करने योग्य या फिर अनुकरणीय, तो ये होगा ग्रहण करने योग्य। ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य। ठीक है बच्चे, चलो। समाज उन्हीं गुणों का आदर सम्मान करता है जो बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय कार्यों में सहायक होते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक मनुष्य को क्या बनने की प्रेरणा देता है? परोपकारी, सदाचारी, एक और दूसरा दोनों, या फिर स्वार्थी। तो परोपकारी, सदाचारी मतलब एक और दूसरा दोनों। कथन ए है, सदाचार का अर्थ एक सात्विक आचरण होता है जो समाज के लिए हितकर है। बिल्कुल सही जवाब, मतलब बिल्कुल सही है ये कथन। अब इसका कारण दिया है, सदाचार समाज में अनुशासन व मर्यादा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये भी सही है। सही है कि नहीं, आप भी बताना। अब है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो ये दोनों तो एकदम गलत है। क्या बताना भाई, तुम लोग बताओ जल्दी से जल्दी बताओ। फिर से एक बार पढ़ो कि सदाचार का अर्थ बिल्कुल सही है, सदाचार समाज में अनुशासन, बिल्कुल। तो इसका उत्तर आ जाएगा ये जो है हमारा पहला, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर नागरिकता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए कि नागरिकता क्या है? तो जहां पर कर्तव्य हो, जहां पर अधिकारों का सम्मान हो। तो गद्यांश के अनुसार नागरिकता का संबंध कर्तव्यों और अधिकारों से है। नागरिकता के अभाव में मनुष्य ना तो समाज का आवश्यक अंग बन पाता है, ना ही राष्ट्र का अंग बन पाता है। इसके बिना मनुष्य पशु के समान या विरागी सन्यासी के समान हो जाता है। उपरोक्त गद्यांश से समाज में किस तरह का व्यवहार करने की शिक्षा मिलती है? हमें गद्यांश के आधार पर क्या शिक्षा दी जा रही है कि किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? तो गद्यांश से हमें समाज में व्यवस्थित और मर्यादित समझते हैं, यस, डिग्निटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, करने की शिक्षा मिलती है। सभी का आदर सम्मान करना, सामाजिक विधियों को दृढ़ करने की प्रेरणा भी हमें समाज द्वारा ही मिलती है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे खंड खा की तरफ, जो है व्यवहारिक व्याकरण। तो सबसे पहला प्रश्न आएगा पदबंध। पद क्या है, बंध क्या है, मैं आपको छोटा सा बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि देखिए बेटा, कोई भी शब्द जब स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है तो उसका एक अपना अलग अर्थ होता है। जैसे मैं कहूं पेन, तो पेन अपने आप में उसका अर्थ है कि हाँ भाई पेन मतलब लिखना है, जिससे चश्मा, घड़ी, कोई भी शब्द यदि स्वतंत्र रूप से कहीं भी शब्द लिखा है, पेन, घड़ी, चश्मा, ठीक, कुछ भी, तो ये शब्द हैं। लेकिन यदि यही शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उनमें बदलाव आ जाते हैं, वाक्य में वो बंध जाते हैं, तो उनके अर्थों में परिवर्तन आ जाते हैं। उनके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वचन, लिंग, कारक, इनके अनुसार उनके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे मान लो अब आ जाए कि लाली मैडम ने चश्मा पहना है, तो चश्मा पहना है, अब यहां पर काल भी जुड़ जाएगा, वर्तमान काल भी आ जाएगा। लाली मैडम ने, तो कर्ता ने, कर्ता कारक भी जुड़ जाएगा, बहुत सारे रिश्ते नाते इसके अपने आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जब स्वतंत्र रूप से कोई भी शब्द लिखा है, शब्द किसे कहते हैं? सार्थक, जिसका कोई अर्थ होता है वही शब्द कहलाता है। तो सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, और यही शब्द यदि किसी वाक्य में प्रयोग हो जाए तो उनको पद कहते हैं। पद किसे कहते हैं? जब यही शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तो उनको वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पद। समझ में आया? तो यहां हम क्या करने वाले हैं? पदबंध पर आधारित प्रश्नों के। अब पदबंध, अब एक पद नहीं, कई पदों का, वाक्य में कई पदों का आपस में बंधना ही पदबंध कहलाता है। तो अब देखते हैं कि आप किस तरह से। पदबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल पर, कारक पर आधारित, ठीक है। तो अब यहां पर है निर्देश अनुसार पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देना है आपको। हर एक प्रश्न में आपको एक विकल्प दिया जा रहा है, तो 5 में से जो भी 4 आपको एकदम सही लगते हैं उन्हीं को आपको करना है। यह सूखा बारिश ना होने से हुआ है। रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है?
यह सूखा बारिश ना होने से हुआ है। यह सूखा बारिश ना होने से हुआ है। तो यह सूखा, बताइए क्या यह संज्ञा है? संज्ञा नहीं है। क्या यह सर्वनाम है? यह सूखा, सूखा ही है। तो यदि आप देखेंगे कि आपको यह देखना है क्या ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो जाएगा। यदि सर्वनाम को ही संबोधित कर रहा है तो यहां सर्वनाम आ जाएगा पदबंध। तो बेटा यहां स्पष्ट है कि रेखांकित पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि ये देखिए बारिश ना होने से हुआ है। बारिश का होना, पानी का गिरना, चलना फिरना, खाना पीना, ये सब क्रिया के कारण। अब कोई पूछे ये सूखा कैसे हुआ, तो जहां पर मैं आप एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि जब मान लीजिए कोई भी वाक्य आपके सामने दिया है, वो कब, कहां, कैसे, क्या, यदि कैसे, ठीक है, ध्यान से सुनना, कैसे, कहां, कब, ठीक। तो कैसे मतलब बारिश ना होने के कारण, कैसे प्रश्न आ रहा है, तो जहां कहीं कैसे, कब, कहां ये आ जाए तो आप समझना ये क्रिया विशेषण है। जहां पर कैसे, कहां स्थानवाचक क्रियावचन आ जाएगा, कालवाचक क्रिया स्थानवाचक आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका भेद क्रिया विशेषण। जहां कैसे, कैसे यदि मतलब आप देखो कि भाई यह सूखा कैसे हुआ, प्रश्न क्या आएगा इसमें, यह सूखा कैसे हुआ, तो उत्तर क्या आएगा, बारिश ना होने के कारण आया। कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझो ताकि आप वहां पर बिल्कुल भी डाउट में ना रहो। जब कहीं कैसे प्रश्न आया मतलब क्रिया विशेषण पदबंध है। दूसरा यहां दिया है मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर अत्यंत मोहित हैं। दिए गए वाक्य में विशेषण पदबंध कौन सा है। अब आपको बताना है कि जो पदबंध दिया है, क्या दिया है, मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर अत्यंत मोहित हैं, विशेषण पदबंध आपको छांटना है इसमें से। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर, तो रूप सौंदर्य पर है ना, किस विशेषण पदबंध क्या रहेगा, ये देखिए दिए गए वाक्य में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में विशेषण पदबंध है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, क्योंकि श्री कृष्ण की विशेषता बताई जा रही है तो वही है आपके सामने दिए जाएगा, मतलब आपको पूछा जाएगा कि कौन सा पदबंध है तो आप लिख आना कि भाई ये है, क्योंकि यह विशेषता बताई जा रही है। अगला देखिए, जब मैं घर पहुंचा तब सब सो रहे थे। रेखांकित पदबंध का भेद लिखिए। जब मैं सो रहा था तब सब, जब मैं घर पहुंचा तब सब सो रहे थे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण स्पष्ट है बेटा। रेखांकित पदबंध क्रिया पदबंध है, क्योंकि घर पहुंचा सो रहे थे, क्रिया पदबंध। यहां पर किसकी बात की रही कि जब मैं घर पहुंचा, और घर में पहुंचा, सब सो रहे थे, सोना जागना आना जाना ये सब क्रिया ही है, तो यहां क्रिया पदबंध है। अगला यदि हम चलें, पदबंध किसे कहते हैं, तो देखो जब वाक्य में एकाधिक पद परस्पर, एक से अधिक, एकाधिक मतलब एक से अधिक पद, एक से अधिक पद, और पद क्या है वो अभी मैंने आपको बता ही दिया है। एकाधिक पद परस्पर, परस्पर मतलब एक से अधिक पद आपस में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपस में संबंध होकर एक इकाई के रूप में काम करते हैं। अब एक से अधिक पद है ना, या एक ही पद से कोई वाक्य नहीं बनना ना, बहुत सारे पद होते हैं, तो एकाधिक पद आपस में बंधकर एक इकाई के रूप में काम करते हैं, तब उसको हम पदबंध कहते हैं, क्योंकि वो पद तो बहुत सारे हैं लेकिन उस वाक्य का अर्थ एक ही निकलता है, इसलिए इसको पदबंध कहते हैं। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि ये 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। संज्ञा हमने सबसे शुरू में क्या पढ़ा था, संज्ञा, फिर हमने क्या पढ़ा, सर्वनाम, फिर हमने क्या पढ़ा, क्रिया, फिर हमने क्या पढ़ा, विशेषण, फिर क्रिया विशेषण। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं निर्देश अनुसार वाक्य रूपांतर पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के प्रश्न। फिर से हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं और दिए जाएंगे, ठीक है, तो 5 में से आपको 4 करना है वाक्य रूपांतर। वाक्य रूपांतर के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है, छोटा सा मैं बिल्कुल आराम से आपको बता दूं, सरल वाक्य मतलब जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रधान
एक कर्ता एक क्रिया, एक एक, ठीक है, कर्ता क्रिया एक एक। संयुक्त जो सरल से मिलकर बनते हैं, सरल से मिलकर बने, सरल वाक्यों से मिलकर, ठीक है। और योजक शब्दों की सहायता से, योजक शब्द, योजक शब्द क्या होते हैं? और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब योजक शब्द हैं। और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, ये सब के सब क्या हैं? योजक शब्द हैं, जिनको समुच्चय बोधक भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक यदि कहीं आ जाए तो घबराना नहीं कि बाप रे ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये यही है योजक, ठीक। और मिश्र की यदि हम बात करें, जब आपको दोनों समझ में आ ही जाएंगे कि सरल मतलब जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होता है, सिंपल वाक्य कि राम बाजार जा रहा है, सीता पढ़ रही है, ठीक है, तो वाक्य जो बिल्कुल आसान हो, आसानी से समझे जाए। संयुक्त तो सरल वाक्यों से मिलकर बनते हैं और मिलने के लिए कुछ तो जोड़ने के लिए, जैसे नहीं मजबूती के जोड़ के लिए फेविकॉल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्यों को जोड़ना पड़ता है और जोड़ने के लिए कुछ चाहिए। वे जो जोड़ने का काम करते हैं वे योजक शब्द या समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, ये सब के सब योजक शब्द हैं और इन्हीं से जुड़कर बनता है संयुक्त वाक्य। अधिकतर संयुक्त वाक्य को पहचानने में आप तुरंत पहचान जाएंगे, अरे और लिखा है, लेकिन बेटा एक बात ध्यान से सुनना कि दो वाक्यों के बीच में और होगा तब जाकर वो संयुक्त वाक्य होगा। कभी कभी दो शब्दों के बीच में भी और आ जाता है लेकिन वो सरल वाक्य रहता है। तो दो शब्दों के बीच में, ध्यान से सुनिए, जब दो शब्दों के बीच में और हो, तो जैसे मोहन आम और पपीता खा रहा है, मोहन आम और पपीता खा रहा है, ये सरल वाक्य है। आप ये मत सोचना कि अरे यार इसमें तो और लगा है, क्यों? क्योंकि यहां दो वाक्यों को नहीं जोड़ा जा रहा है, यहां तो सिर्फ शब्दों के बीच में और है। तो मोहन आम और पपीता खा रहा है, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, सरल वाक्य है। लेकिन मोहन और सोहन पपीता खा रहे हैं, तो मोहन पपीता खा रहा है, सोहन पपीता खा रहा है, दो वाक्य हैं लेकिन एक वाक्य बन गए, तो वो संयुक्त वाक्य होगा। दोनों समझ में आ गए? मिश्र वाक्य जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जिनको स्वतंत्र वाक्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल जैसे हमने 9th में संकेतवाचक पढ़े थे ना कि यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यदि आप मेहनत करोगे तो परीक्षाओं में अच्छे अंक आएंगे। इसी प्रकार से जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। एक दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे पर निर्भर या आश्रित, ठीक। चलो तो देखो, अब जब देखो यहां मिल ही गया, जब सूरज निकला तब चिड़ियां चहचहाने लगी। पहले तो आप बताइए कौन सा वाक्य है? ये है मिश्र वाक्य। बदलना किस में है? सरल वाक्य में। तो हम बताओ जल्दी 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 जल्दी, कमन, क्या बताएंगे हम? कि सूरज के निकलते ही चिड़ियां चहचहाने लगी। सिंपल वाक्य, साधारण बन गया। था वो कौन सा? मिश्र वाक्य, लेकिन सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित हो गया। अगला है, मेहनती होने के कारण वह पराजय स्वीकार नहीं करता। प्रस्तुत वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करिए। अब संयुक्त वाक्य में बनाना है, तो वह मेहनती है, नहीं एक मिनट, मेहनती होने के कारण वह पराजय स्वीकार नहीं करता। तो मेहनती होने के कारण, और वह मेहनती है और वह पराजय स्वीकार नहीं करता। तो वह मेहनती है अतः पराजय स्वीकार नहीं करता। और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, या तो, अतः, ये सब योजक शब्द हैं, ठीक है, योजक शब्द हैं जो वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। अगला है, तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। बस, तुम के साथ यहां कॉमा, ऐसे पढ़िए कि यहां लुप्त स्थान पर कॉमा है कि तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। मिश्रित वाक्य में रूपांतरित करिए, मतलब तुम वहां चले जाओ जहां बस रुकती है, तो तुम उस स्थान पर चले जाओ जहां बस रुकती है। निर्भरता आ गई कि तुम उस स्थान पर चले जाओ जहां बस रुकती है। क्लियर हुआ? रोहन पढ़ लिखकर अधिकारी बना। प्रस्तुत वाक्य को मिश्र वाक्य में रूपांतरित करिए। रोहन पढ़ लिखकर अधिकारी बना, सिंपल है, साधारण है। रोहन पढ़ लिखकर अधिकारी बना, जब जैसे ही रोहन पढ़ लिख गया वह अधिकारी बन गया। तुम पढ़कर सो जाना संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करिए। तो तुम पढ़ना और सो जाना।
निर्देश अनुसार समास पर आधारित। अब समास को मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगी बच्चों, समास मुख्य रूप से होते हैं 4 प्रकार के, लेकिन एक होता है हमारा तत्पुरुष समास जिसके 2 उपभेद भी होते हैं। कौन कौन से जल्दी बताओ? कर्मधारय और द्विगु समास। इसलिए समास 6 प्रकार से गिने जाते हैं। मैंने देखिए सबसे आसान तरीका अब तक द अव्ययी भाव समास जिसमें पूर्व पद अव्ययी होता है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास जिसमें तीसरा पद होता है प्रधान। तत्पुरुष समास जिसमें कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कर्मधारय समास जो तत्पुरुष का ही एक भेद माना जाता है। द्विगु समास और इसमें विशेषण और विशेष्य की बात होती है, ठीक है। ये है द्विगु समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है। ये है द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो अव्ययी भाव समास मतलब जिसमें पूर्व पद, पहले मैं आपको बता दूं कि समास किसे कहते हैं। समास संक्षिप्तीकरण, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब शॉर्ट करना, छोटा करना, ठीक है। जैसे घोड़े पर सवार व्यक्ति गिर गया तो हम करेंगे अरे अरे वह घुड़सवार व्यक्ति गिर गया, ठीक है। जाओ जाकर रसोई के घर में से पानी भर के ले आओ या कुछ भी लाओ, तो हम क्या कहेंगे? जाओ रसोई घर से ये ले आओ, ठीक है। राजा का पुत्र तो बड़ा बलवान है, राजपुत्र बड़ा बलवान है, मतलब जो बड़े बड़े वाक्य थे समास उनको छोटा सा करने में बहुत अच्छी अहम भूमिका निभाता है। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, ठीक है बच्चे। तो अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया, और समास में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे को उत्तर पद कहते हैं, ठीक। यहां जीवन मुक्त शब्द में कौन सा समास है? एक बार मैं इनको समझा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अव्ययी भाव में पूर्व पद होता है, पूर्व पद होता है अव्यय या उपसर्ग जिससे और भी कई शब्द बनाए जा सकते हैं। जहां कहीं लिखा हो अमरण, भरपेट, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रति देखिए, यथा देखिए, भर देखिए, इनसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। मतलब जहां कहीं ऐसे शब्द हो तो आप तुरंत सोचना, उसको अलग करके देखना, अलग करके देखना। कैसे देखोगे आप? मान लो कहीं लिखा है भरपेट या फिर कहीं लिखा है प्रति एक, प्रति एक, प्रति एक, ऐसे तो नहीं लिखते। प्रति एक मतलब ये जो प्रत्येक है उसको प्रति एक करते हैं, मतलब प्रति एक। तो प्रति वर्ष भी हो जाता है, ठीक, प्रति माह भी हो जाता है, बहुत से शब्द बन जाते हैं प्रति से। तो जहां कहीं ऐसा शब्द आ जाए तुरंत आप देखना कि भाई ये तो अव्ययी समास है। बहुब्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है। बेटा ध्यान से सुन लो, ये आ रहे हैं, समझ में आया? ये प्रश्न आ रहे हैं, आप ध्यान से सुन लो, समझ लो। गारंटी देती हूं आप पूरे 16 में से 16 नंबर लाओगे यदि आप ध्यान से सुन लोगे तो। बहुब्रीहि समास हर पद में 2 ही पद होते हैं हर समास में, तो यहां पूर्व पद और उत्तर पद प्रमुख होता ही नहीं है, यहां कोई तीसरा ही पद प्रमुख होता है। जैसे मान लो लिखा है दशानन, दश धन आनन किसको कहते हैं? और अधिकतर यहां देवी देवताओं को ही गिना जाता है, यहां पर उन्हीं के उदाहरण दिए जाते हैं। 10 आनन, आनन मतलब शीश, तो 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण, नहीं लिखा था ना रावण, लेकिन फिर भी रावण है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव। बहुब्रीहि समास जहां पर उत्तर पद या पूर्व पद कोई प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान, तो बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास जहां पर विग्रह तोड़ने पर, जैसे रसोई घर मैंने कहा, राजपुत्र मैंने कहा, घुड़सवार मैंने कहा, जब हम इनको तोड़ेंगे, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, रसोई घर, रसोई का घर, तो जहां पर कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। मेरे बच्चों आज यदि आप ये सुन रहे हो ना, यदि अच्छे से समझ रहे हो तो तुम्हें कोई ताकत 16 में से 16 नंबर देने पर अपने आप को नहीं रोक सकती। लेकिन यदि तुमने नहीं सुना और बाद में कहा कि मैडम हमारे नंबर कट गए, तो फिर देखना, फिर मुझे बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है? समझ में आया? तो ये आप सुन लो ध्यान से, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो प्रश्न किसी भी तरीके से आ जाए हम उनका उत्तर लिख देंगे। तत्पुरुष में कारक विभक्तियां, कारक क्या? कर्ता ने, कर्म को, का, की, में, पर, के लिए, ये सब कारक हैं। तो जहां पर तोड़ने पर, विग्रह करने पर इन कारक विभक्तियों का प्रयोग हो तत्पुरुष समास। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य की बात होती है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली मिर्च, विशेषण विशेष। द्विगु समास में पूर्व पद होता है संख्यावाचक, जैसे पंचवटी, ठीक है, त्रिवेणी,
और भी बहुत सारे, चौराहा, ये सब आते हैं आपके द्विगु में। द्वंद्व में तो दोनों पद प्रधान होंगे, ना कोई कम ना कोई ज्यादा, रात दिन सुबह शाम ये सब आएंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ जीवन मुक्त शब्द में कौन सा समास है? जल्दी, अब भी मैंने समझाया आपको, जीवन मुक्त में कौन सा समास है, कैसे करेंगे? जीवन से मुक्त अर्थात तत्पुरुष, जहां पर कारक विभक्तियां प्रयोग होंगी, क्योंकि जब हम इसको तोड़ेंगे तो जीवन से अपने आप में यहां पर लिखा दिख जाएगा, कर्ता ने कर्म से करण के लिए, या ना कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, सब ये कारक विभक्तियां ना, से में पर के लिए, तो जहां पर कारक विभक्तियां हैं मतलब तत्पुरुष समास है। अब आई बात समझ में? आई बात समझ में? समास में गलती मत कर देना, वाक्य रूपांतर में गलती मत कर देना। ठीक, आशा किरण समस्त पद का विग्रह क्या होगा? आशा किरण, अब इसको तोड़कर लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे आप? आशा किरण समस्त पद का विग्रह क्या होगा? आशा की किरण, समस्त पद का विग्रह होगा आशा की किरण। ठीक है, अगला है लालमणि शब्द का सही समास विग्रह और समास भी बताइए। लालमणि शब्द का आप देखो, काली मिर्च लालमणि, लाल है जो मणि, कौन सा समास होगा? कर्मधारय है। इसका क्या करेंगे हम? जो मणि, लाल है जो मणि, इसमें कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहां विशेषण और विशेष की बात की जा रही है, अर्थात ये कर्मधारय है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त या छोटा, जो मैंने बताया अभी, संक्षिप्तीकरण। समास के कितने भेद होते हैं? अभी अभी मैंने बताया, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, अब तक द, आप देखो, अब तक द, 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, ब से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, द से द्विगु और द्वंद्व समास, 6 प्रकार के। याद हो गए? गुड। तो इस तरह से आप समास के भेद याद कर सकते हैं, और ये जो समास के भेद आपने अब तक दादा से याद कर लिए ना, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। और आपके सामने यदि आपके कोई छोटे भाई बहन बताएंगे ना कि अरे हमें भैया या दीदी समझ में नहीं आ रहा, अरे कहेंगे समास समझ में नहीं, आओ मैं समझाता हूं। इस तरह से आपको याद रहेंगे। बस मेरे बच्चों प्लीज ध्यान से सुन लो। अगला है मुहावरों पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। माधव पढ़ाई को छोड़कर, उपयुक्त मुहावरे द्वारा रिक्त स्थान की पूरी के, माधव पढ़ाई को छोड़कर फेर में पड़ा हुआ है। माधव पढ़ाई को छोड़कर 99 के फेर में पड़ा हुआ है। सदैव रुपया बटोरने के चक्कर में पड़ा है, मतलब 99 के फेर में पड़े रहना। बिल्कुल, जो सदैव हमेशा रुपया 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 करते रहते ना, वही है 99 के फेर में पड़ना। अगला आया, मुसीबत आने पर कभी कभी क्या करना पड़ता है? बताओ जल्दी। मुसीबत आने पर कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है क्या? गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ठीक है, अगला है, रीता ने दिन रात एक करके यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। पंक्ति में मुहावरा चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दिन रात एक करना, दिन रात एक करना मुहावरा है। दिन रात एक करना। दूसरा वाक्य हमें बनाना है कि महेश ने कक्षा में प्रथम आने के लिए दिन रात एक कर दिया। आप तो अपने उसका लिख दो भाई कि क्या नाम से, युवराज ने दिन रात एक करके परीक्षा में कमाल कर दिया। इज्जत उतारना वाक्यांश के लिए मुहावरा बताइए क्या होगा? इज्जत उतारना क्या कहते हैं? अरे बाप रे, उसने तो बिल्कुल कहते हैं ना, नाक कटवा दी मेरी। नाक काटना होगा। महेश ने चोरी करके अपने परिवार की नाक कटा दी। जो धूर्त है उनसे टक्कर लेने से क्या लाभ? यहां रेखांकित वाक्यांश का अर्थ है, जो धूर्त है उनसे टक्कर लेने का क्या लाभ? तो जो धूर्त है उनसे टक्कर लेने से लाभ है बराबरी करना। टक्कर लेना मतलब यहां पर है बराबरी करना। टक्कर लेना मतलब बराबरी करना। अब हम चले हैं खंड ग की तरफ, जो है पाठ्यपुस्तक स्पर्श और संचयन पर आधारित। ठीक है, तो देखिए अब ये आया है आपकी पाठ्यपुस्तक का गद्यांश, और आप मुझे बताइए कि ये कौन से पाठ का प्रश्न है। निर्देश अनुसार गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न यही करूंगी कि बताइए ये कौन से पाठ का है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह
जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया, उनके आने की खिड़की को भी बंद कर दिया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। जल्दी बताओ कौन सा है। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। यस, वेरी गुड। अब देखिए, कथन है लेखक की पत्नी ने कबूतरों से परेशान होकर उनका आशियाना दूसरी जगह नहीं किया। पहला है मतलब रीजन है, लेखक की पत्नी ने उनका आना जाना, लेखक की पत्नी को उनका आना जाना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है। कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं। दोनों गलत तो नहीं है। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, कथन आर की सही व्याख्या करता है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो बेटा यहां है कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है, क्योंकि पत्नी जी ने परेशान होकर उनका आशियाना दूसरी जगह बना दिया था, अंदर नहीं रहने दिया था। तो पहला जो है कथन कहां गया, कथन गलत है और आर कारण सही है, होकर जाली लगवा दी थी और उन बच्चों को दूसरी जगह कर दिया था। ठीक है। आया प्रश्न दूसरा, कबूतर लेखक के घर में दिन में कई बार क्यों आते जाते रहते थे? लेखक से घनिष्ठ प्रेम के कारण, या फिर अपने अंडों के कारण, या लेखक की माता के स्नेह के कारण, या अपने अधिकार के कारण। बेचारों को अपने अधिकार का भान तो नहीं होता, लेकिन जिस जगह कोई भी पशु या पक्षी रहता है वो अपने स्थान पर तो जाता है। तो यहां वो क्यों आते जाते रहते थे? क्योंकि उनके अंडे थे, अंडों के कारण वो यहां आते थे। लेखक व उसकी पत्नी को कबूतरों का आना जाना अच्छा क्यों नहीं लगता था? कबूतर उनका नुकसान करते थे, कबूतर के प्रति उनके घृणा भाव थे, वे कबूतर से डरते थे, इनमें से कोई नहीं, तो वे नुकसान करते थे, इसलिए उनका आना जाना ठीक नहीं लगता था। वे घर की चीजों को तोड़ देते थे, कहीं लाइब्रेरी में घुस जाते थे। ठीक है। कबूतरों के आने से लेखक को क्या नुकसान झेलना पड़ा? पुस्तकालय की किताबें गंदी हो गई, चीजें गिरकर टूट गई। ए और मतलब पहला और दूसरा दोनों सही, बिल्कुल सही। तो पहला और दूसरा दोनों सही, क्योंकि पुस्तकालय में गिर जाकर किताबें भी गंदी करते थे और सामान भी तोड़ते थे। लेखक उनकी पत्नी द्वारा कबूतरों के आशियाने पर जाली लगा दी, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया। उनके द्वारा किया गया कृत्य अन्य प्राणियों के प्रति किस भाव को दर्शाता है? यदि हम किसी पशु पक्षी को उसके स्थान से ही बेदखल कर दें तो ये कौन सी भावना को दर्शाता है? निर्ममता, ममता, प्रेम या भेदभाव? अब इन शब्दों के अर्थ आपको पता होना चाहिए। निर्ममता मतलब उनके प्रति कोई ममता ही नहीं, क्या ऐसा ही था? जी हाँ, तो निर्ममता ही दर्शाता है, क्योंकि उसकी पत्नी द्वारा कबूतरों के आशियानों पर जाली लगाना, दूसरी जगह करना, ये उनके निर्ममता या कठोरता के भाव को दर्शाता है। प्रश्न 8वें पर हम पहुंच चुके हैं। निर्देशानुसार प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो देखिए बच्चे, ये है आपके 2-2 नंबर के प्रश्न, आपको मिल जाएंगे 3 प्रश्न है तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। आपकी ही पाठ्यपुस्तक की वामीरो की मां ने तंतारा को अपमानित क्यों किया? तंतारा वामीरो कथा के आधार पर बताइए। तंतारा वामीरो एक प्रेम कथा, कितना मधुर, कितना सुंदर उनकी प्रेम की शुरुआत हुई थी। ये हमने पाठ में पढ़ा था कि अचानक से जब तंतारा ने आवाज सुनी कि कोई मधुर गा रहा है, वो अब उसके गान के मोहन में खिंचा चला गया। वहां देखा तो एक सुंदर सी युवती गीत गा रही थी। अचानक समुद्र की लहरें उस पर पड़ी और उसने गीत गाना बंद कर दिया, और उनमें तभी से, उसी दिन से मूक प्रेम हुआ, मूक प्रेम का जन्म हुआ। तो वामीरो को माने तंतारा को अपमानित क्यों किया? क्योंकि वहां का ये चला आ रहा था, कई युगों से चला आ रहा था कि एक गांव का युवक दूसरे गांव की युवती से विवाह नहीं रचा सकता था। एक ही गांव में रहने वाले युवक युवतियां विवाह कर सकते थे, लेकिन चूंकि तंतारा और वामीरो दोनों अलग अलग गांव के थे और उन दोनों में प्रेम हो गया था, ये किसी को भी फूटी आंख नहीं सुहाया। जब तंतारा लड़की, जब उसकी मां को ये पता, जब वामीरो जो की माँ थी, हीरोइन जो है उसकी जो माँ थी, उसको पता चला कि तंतारा हीरो है जो बिल्कुल सबकी मदद करता था, हमेशा वो प्रेम करता है, तो उसने, वामीरो की माँ ने तंतारा को इतना भला बुरा कहा
कि तंतारा से सहन नहीं हुआ। वहीं वामिरो भी फूट फूट कर रोने लगी। और तंतारा को क्या विश्वास था कि जिन गांव वासियों की वो सहायता करता आया है, हमेशा उनका साथ देता है, तो वे इसका साथ देंगे। लेकिन उस समय गांव वालों ने भी तंतारा का साथ नहीं दिया। तंतारा को गुस्सा आता है, वो अपने कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार लिए रहता था। उसने उस तलवार को निकाला, जमीन पे भोंपा और खींचता चला गया। उसकी तलवार में दैवीय शक्ति थी और तलवार की शक्ति से जमीन दो भागों में टूट गई। दोनों द्वीप अलग अलग हो गए। उन प्रेमियों को नहीं मिलने दिया। ठीक है, तो देखो पासा गांव में जब पशु पर्व का आयोजन हो रहा था, तब वहां भी तंतारा वामिरो को तलाश रहा था। और जब वह वामिरो से मिला तो वामी उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। यह सब वामिरो की मां ने देख लिया। दोनों को साथ देखकर वामिरो की मां ने बहुत बुरा भला सुनाया। ये वो दुनिया भर की बात है, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव का रिश्ता हो ही नहीं सकता था। अगला है, सुभाष चंद्र बोस को जेल में क्यों डाल दिया गया? डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर बताइए। क्योंकि जब अंग्रेजी सरकार ने यह कह दिया कि कोई भी किसी भी तरह से समूह में इकट्ठे नहीं होंगे, जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, सभाएं नहीं होंगी, यदि ऐसा किया गया, सरकारी फरमान जारी किया गया था ना कि सबको जेल में बंद कर दिया था, तो वहां से सुभाष चंद्र बोस और जो भारतीय क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी सरकार के लिए प्रत्युत्तर में कहा कि ठीक 4:24 पर झंडा भी फहराया जाएगा और आजादी की प्रतिज्ञा भी ली जाएगी। यह देखकर अंग्रेजी सरकार तो खौल गई, डर गई कि यार ये क्या है, क्योंकि उस समय कलकत्ता का जो माहौल था 31 जनवरी का, है ना, 1931 का, वो ऐसा खतरनाक या ये ऐसा मतलब देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था कि ना केवल पुरुष उस समय रैली या जुलूस में शामिल थे, वहां की महिलाएं, स्त्रियां, लड़कियां सब की सब शामिल थी। 26 जनवरी की बात, सन 1931 की बात है। कुछ जुलूस में सुभाष चंद्र द्वारा जोर जोर से वंदे मातरम बोलने पर उन पर लाठियां बरसाई पुलिस ने, परंतु वे पीछे नहीं हटे। जब स्त्रियों द्वारा मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर झंडा फहरा दिया गया, तब सुभाष को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, क्योंकि अब जो अंग्रेजी सरकार थी वो मतलब पूरी तरह से हड़बड़ा गई थी कि क्या क्या हो क्या रहा है। पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी सन 1931 को कलकत्ता में मनाया गया था। लेखक क्या समझ गया था? बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर लिखिए। अब बड़े भाई साहब पता ही आपको प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें बड़े भाई साहब 3 कक्षा आगे रहते हैं, प्रेमचंद जी पीछे रहते हैं। लेकिन पढ़ने में प्रेमचंद जी की बुद्धि अच्छी थी। बड़े भाई साहब पास नहीं हो गए थे, तो धीरे धीरे करके वो फेल होते गए, वो पास होते गए, तो वो एक ही कक्षा में आते गए। और प्रेमचंद ने ये भी बताया कि जब मैं पास हो जाता अच्छे से, भैया फेल हो जाते, तो मैं कहते अब देखो कैसे डांटते हैं ये भैया। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हमारे बड़े कोई भले ही नहीं शिक्षा प्राप्त उन्होंने की है, किताबी शिक्षा की मैं बात कर रही हूं, सिर्फ किताबी शिक्षा प्राप्त करने से ही कोई शिक्षित नहीं बन जाता है। समझ में आया? एक शिक्षित व्यक्ति की पहचान होती क्या है? हु इज एन एजुकेटेड पर्सन, जिसमें इंसानियत की भावना हो, जिसमें परोपकार की भावना हो, जो दूसरों के दुखों को समझ सके, उनकी सहायता के लिए तत्पर हो, वही शिक्षित व्यक्ति कहलाता है, ना कि किताबी कीड़ा। समझ में आया? तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझाते कि बेटा ऐसा नहीं, तो ये हम कदापि ना सोचे। प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि प्रेमचंद ने खुद ने कहा कि मुझे लगता है कि खुद तो पास होते नहीं, मुझे डांटेंगे। जब भैया फेल होते गए तो उन्होंने कहा अब नहीं डांटेंगे भैया, लेकिन भैया ने अपनी डांट नहीं छोड़ी और अंत में कहा कि छोटे, यदि मैं भी तेरी तरह पतंग उड़ाने लगता, यहां वहां हुड़दंग लीलाएं मचाते फिरता, तो तेरा तो हो गया था काम। पिताजी ने, दादा ने जिस विश्वास के साथ हमें दूर भेजा है पढ़ने के लिए, इस छात्रावास में भेजा है, वो मेरी जिम्मेदारी है कि तुझे मैं अच्छे से पढ़ाऊं। तब जाकर प्रेमचंद जी को समझ में आ गया था। लेखक बड़े भाई साहब की इस बात को भली भांति समझ गए कि बड़ा और अधिक अनुभवी होने के कारण बड़े भाई साहब उससे कहीं अधिक समझ है उनमें। वह समझ गया था कि अधिक अनुभव होने के कारण बड़े भाई साहब को उसे डांटने और समझाने का पूरा अधिकार है। कारतूस नाटिका में कर्नल वजीर अली की प्रशंसा में क्या कहा? कारतूस पाठ के आधार पर लिखिए। यार कारतूस जो कहानी है ना, ऐसा ना मैं तो पूरी तरह से उसमें ऐसे नतमस्तक होती हूँ कि धन्य वजीर अली, सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने मतलब इतने बड़े देशभक्त, इतने बड़े चतुर बुद्धिमान की खुद कर्नल से जाकर कारतूस भी ले आते हैं। और कर्नल जो कि सालों से तंबू गड़ाए बैठे थे, वजीर अली को ढूंढना है, गिरफ्तार करना है, वो स्वयं वजीर अली आता है, उनके हाथों से कारतूस ले जाता है और कर्नल को भनक तक नहीं पड़ती कि यही वजीर अली है। और बाद में नाम भी बता जाते हैं कि भाई तुम कौन हो, क्यों चाहिए तुम्हें कारतूस? तो वजीर अली कहते हैं मैं वजीर अली को ढूंढ रहा हूं। और बाद में
तुमने मुझे ये कारतूस दी है इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूं, मैं ही वजीर अली हूं। तो उसने कहा था अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल, क्या कहा था, कारतूस नाटिका में कर्नल वजीर अली की प्रशंसा में कहा था कि जाबाज सिपाही है। कर्नल वजीर अली को जाबाज बहादुर सिपाही इसलिए मानता था क्योंकि वह लंबे समय से उनके हाथ नहीं आ रहा था। एक अकेले व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन की एक पूरी फौज को परेशान करके रखा था। रॉबिन हुड भी कहा था उसने। नवा प्रश्न है, निर्देशानुसार पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्यता कविता है। पुराण परुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाहुभेद हैं, परंतु अंतरेक में प्रमाण वेद भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। कवि के अनुसार जिस मार्ग पर भी चलना हो हंसी खुशी से चलो, जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे वैसा ही जन्म मिला। सहानुभूति के गुणों से सज्जित व्यक्ति को ही पूजनीय माना जाता है। पद्यांश से मेल खाते वाक्यों के लिए उचित विकल्प चुनिए। पद्यांश, सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के लिए जीता है और मरता है, बिल्कुल सही है। तो कवि के अनुसार जिस मार्ग पर भी चलना है हंसी खुशी से जियो, जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसा ही फल मिलेगा। सहानुभूति के गुणों से सज्जित व्यक्ति को ही पूजनीय माना जाता है। पद्यांश में मिल खाते वाक्यों का उचित विकल्प चुनिए। अब देखिए चौथा, तो बिल्कुल पहला सच्चा मनुष्य वही है, ठीक है। पद्यांश में जो जो दिया है मैं उसके अनुसार देखना है, जिसने जैसे कर्म किए वैसा ही सहानुभूति चौथा। तो पहला और या फिर दूसरा या फिर बताओ, जल्दी बताओ, पहला, तीसरा और चौथा। तो यहां पर आपका आएगा पहला और तीसरा, ठीक है। पहला और तीसरा की सच्चा मनुष्य वही जो अन्य मनुष्यों के लिए जीता है, जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसा ही फल मिलता है। मनुष्य, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार प्रत्येक मनुष्य मात्र बंधु किस प्रकार है, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि यहां अनाथ नहीं है कोई, सब के सब सनाथ हैं, क्योंकि जो परम पिता है ना उसके हाथ हम सब पर है। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में उराही, तू कभी भी अकेला नहीं। यही लिखा है कि जब हमारे आसपास रहने वाले हमारा साथ नहीं देते तब वो परम पिता हमारे साथ रहता है, इसलिए यहां अनाथ कोई नहीं है। साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे, तुझको महसूस हो या कि ना हो, पार तुझको वही तो उतारे, पार तुझको वही तो उतारे। तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यहां कभी कोई अकेला नहीं है, इसलिए खुद पर भरोसा रखो, कर्म करो, मेहनत करो, जीत तुम्हारी होगी मेरे बच्चों। तो देखिए यहां क्या लिखा है, एक राष्ट्र में जन्म लेने के कारण, क्या सिर्फ एक राष्ट्र में जन्म लेने के कारण हम आपस में भाई बहन हैं? एक प्रांत में जन्म लेने के कारण, एक जैसा भोजन करने के कारण, या एक परमेश्वर की संतान होने के कारण? तो एक परमेश्वर की संतान होने के कारण हम सब आपस में भाई बंधु हैं। कथन ए, जो मनुष्य बंधु की व्यथा को नहीं हरता। व्यथा मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। व्यथा मतलब होता है दुख। वह सच्चा मनुष्य नहीं है। बंधुत्व की भावना के बिना मनुष्यता अधूरी है। बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। तो यही है, दोनों सही और सही व्याख्या करता है। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव या फिर आपसी भाईचारे का भाव, पर के प्रति अनय का भाव, पर के प्रति अपनत्व का भाव। तो आपसी, पर के प्रति अपनत्व का भाव, पर मतलब दूसरा कोई भी व्यक्ति हो उसके प्रति हमें अपनत्व का भाव लाना है। तो 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में लिखिए। आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, 2-2 नंबर के प्रश्न है। प्रश्न क्या है? द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, है ना। फिर प्रहलाद का दिया है, उसमें बहुत अच्छे से ऐरावत हाथी का दिया है कि किस तरह से कुंजर की पीर को काटा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही हैं? श्री कृष्ण से यही प्रार्थना कर रही हैं कि आपने अपनी इस दासी को कष्टों से मुक्त कर सकते हो। केवल आप ही हो जो आप अपनी दासी को दुखों से दूर कर सकते हो। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर भरी सभा में उसके चीर को बढ़ाया था।
आपने ही अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप जैसे क्रूर राक्षस से छुटकारा दिलाया था नरसिंह का रूप धारण करके, और साथ ही साथ आपने ही इंद्र के ऐरावत हाथी को, डूबते हुए हाथी को मगरमच्छों से आपने उसको बचाया था। इसी प्रकार हे प्रभु, आप मेरे कष्टों को दूर करो, प्रत्येक प्रकार के सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिलाओ। आत्मत्राण कविता का कवि किसे सर्वोच्च सत्ता मानता है तथा वह किसकी अपेक्षा नहीं करता। आत्मत्राण रविंद्रनाथ ठाकुर जी की यह कविता है जिसमें उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, मैं ये नहीं कहता तुझसे कि मेरे जीवन में कोई दुख ना आए, कोई कष्ट ना आए, लेकिन इतनी प्रार्थना जरूर करता हूं कि हर दुखों का मतलब मैं आसानी से बिल्कुल साहस के साथ सामना कर सकूं। एक और बात उन्होंने बहुत बड़ी की है कि हे मेरे परमात्मा, हे विधाता, हे मेरे परमात्मा, कि जब भी मेरे पास दुखों से मैं चारों तरफ घिर गया हूं तो मैं एक इतनी सी भी मतलब मेरे मन में कोई तेरे प्रति संदेह उत्पन्न ना हो, और यदि जब मैं खुशियों में डूबा हूं तो एक पल के लिए भी मैं तुझे ना भूलूं। अन्य प्रार्थनाओं से यह कविता बिल्कुल अलग है, और सच में यहां पर कवि ने, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बहुत ही अच्छे से इस कविता की रचना की है। तो किसे सर्वोच्च सत्ता माना है? ईश्वर को ही सर्वोच्च सत्ता माना है, लेकिन उनसे सहायता की अपेक्षा नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हे भगवान मेरे जीवन में कोई कष्ट ना आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे परेशानियों से बचाना, मुझे दुखों से बचाना। भाई कैसे बच सकते हैं? ये जो जीवन है वो इसी तरह का तो है, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। जहां हमने कहा कुछ नहीं तो यहाँ तो लाइफ एंड, तो जीवन उतार चढ़ाव से आता है। इसलिए हमें बस इतना प्रार्थना करते हैं कि हमें आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में साहस देना, मेरे जीवन में कोई भी मुसीबत आने पर मेरा बल, शक्ति और मेरा पराक्रम बिल्कुल भी ना डगमगाए। प्रभु इतनी कृपा जरूर करना। कर चले हम फिदा कविता में हिमालय पर्वत को किसके प्रतीक के रूप में बताया है? बताइए। बहुत ही अच्छी देशभक्ति से ओतप्रोत यह कविता है, और हिमालय किसका प्रतीक बताया है? यहां पर बताया है कि देश की अस्मिता का, देश के मान सम्मान का मुकुट सरताज हिमालय है, मतलब देश का मुकुट हिमालय है। और यदि हमारे देश के मुकुट की ओर किसी ने जरा सी भी कुदृष्टि डाली या हाथ डालने का प्रयास किया तो उसकी हाथ को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। कर चले हम फिदा कविता में हिमालय पर्वत को देश की अस्मिता, अस्मिता मतलब पूरी गरिमा, मान सम्मान, ठीक है, पहचान एवं इसके सिर के ताज के प्रतीक में रूप में बताया है। भारत चीन युद्ध के दौरान हिमालय की वादियों में शत्रुओं के अधिकार को रोकने के लिए जवानों ने अपना जीवन त्याग कर दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। तो यही बताया कि भारतीय सैनिकों ने अपने बलिदान के द्वारा हिमालय के गौरव के पद को दलित होने से रोका। अगला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर सहस्त्र दृग सुमन का अर्थ क्या है? पर्वत प्रदेश में पावस पंत जी की कविता है। सहस्त्र मतलब हजार, दृग मतलब नयन। सहस्त्र का मतलब क्या होता है? हजार, और दृग मतलब नयन या नेत्र, आंखें। ठीक, समझ में आया? तो यहां पर यही बताया है कि हजारों पुष्प रूपी आंखें। कवि ने इसका प्रयोग पर्वत पर खिले फूलों के लिए किया है, क्योंकि वर्षा ऋतु में पर्वत पर हजारों की संख्या में फूल खिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में कीजिए। अब ये आया अपना संचयन का है, और संचयन से आपके 3 प्रश्न आएंगे। 3 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न करना है, 3-3 नंबर के हैं बेटा। तो ध्यान से आप देखिए क्या लिखा है। हेडमास्टर साहब लेखक को प्रत्येक वर्ष किसी धनी लड़के की पुस्तकें दिलवा देते थे। यद्यपि लेखक मध्यम वर्गीय था, पर उसके लिए 1 रुपए की भी कीमत बहुत थी, और उस समय की बात है, समझ में आया? एक रुपए, जो 1 रुपए है वो बहुत बड़ी वैल्यू रखता था। सपनों के से दिन पाठ के आधार पर बताइए कि आप किस प्रकार गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चों की सहायता कर सकते हैं अध्ययन में। तो लेखक के अनुसार गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चों की हम अनेक प्रकार से सहायता करते हैं, जैसे हम ऐसे बच्चों को पुस्तकें, कॉपियां, पुरानी और सस्ती वेशभूषा सहायता कर सकते हैं। बच्चों के लिए विद्यालय की ओर से छात्रवृत्ति समझते हैं आप, स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर सकते हैं। उनकी शिक्षा को सरकार के अधिनियम द्वारा निःशुल्क करवा सकते हैं। वैसे भी सरकार ने बहुत सारे शिक्षा पढ़ाओ और ये सब दिया है। माता पिता को शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूक कर उनके बच्चों को विद्यालय भेज सकते हैं। साथ ही साथ घर पर कुछ गरीब बच्चों को निःशुल्क अध्ययन भी करा सकते हैं। हम स्वयं भी जब हम इतने पढ़ जाते हैं कि दूसरे छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ा सकें, तो बिल्कुल हम अपनी शिक्षा को भी दान दे सकते हैं।
अगला है, अम्मी शब्द सुनकर टोपी के घर वालों की प्रतिक्रिया संकीर्ण मानसिकता की द्योतक है। टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर उक्त कथन के संदर्भ में अपने विचार कीजिए। बेचारा छोटा सा बच्चा टोपी शुक्ला जो इफ्फन से बहुत गहरी दोस्ती रखता था। टोपी शुक्ला बिल्कुल कट्टर ब्राह्मण परिवार का था, इफ्फन इस्लामिक परिवार का था। टोपी शुक्ला के घर का माहौल एकदम ऐसा था, उसकी दादी कहें कि बिल्कुल है ना पुराने रीति रिवाजों की थी। एक बार क्योंकि इफ्फन से टोपी की अच्छी दोस्ती थी, एक बार अनायासी भोजन पर मतलब मेज पर बैठे थे, टेबल पर बैठे थे, अचानक टोपी के मुंह से अम्मी शब्द निकल गया और जो उसकी दादी ने डांट लगाई तो देखिए क्या किया। एक दिन जब टोपी अपने घर में सभी घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तब अचानक टोपी के मुंह से अम्मी शब्द सुनाई दिया और सिर्फ अम्मी इतना ही कह पाया था। फिर देखो उसकी क्या खिंचाई हुई। अम्मी शब्द सुनकर टोपी की दादी और उसकी मां के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। इसके पश्चात दोनों ने टोपी के साथ अमानवीय व्यवहार किया। अमानवीय व्यवहार समझते हैं आप? इतना मारा बेचारे उस नन्हे से बच्चे को, इतनी पिटाई की कि फिर अम्मी कहेगा और इफ्फन के घर जाएगा, लेकिन टोपी हाँ हाँ मैं जाऊंगा 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 कहता रहा। तुम कितना भी मुझे मारोगी फिर भी मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगा। घर वालों की यह प्रतिक्रिया उनकी संकीर्ण सोच, संकीर्ण मतलब सोचते हो ना नैरो थिंकिंग, बिल्कुल संकीर्ण सोच का प्रतिनिधित्व करती है। मैं उसके घर वालों की इस प्रतिक्रिया को अनुचित मानता हूं, क्योंकि किसी भाषा को किसी धर्म से जोड़ने पर सदैव गलत धारणा प्रतिपादित होती है। अतः हमें धर्म, जाति, वर्ण आदि से ऊपर उठकर मानवीय संबंधों को ही सर्वोपरि मानना चाहिए, मानवता को ही सबसे ऊपर मानना चाहिए। अगला प्रश्न है, महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण किया जाना। महंत जिनको पूजा जाता था, जिनको भगवान के बाद दूसरा मतलब माना जाता था कि यही सबसे बड़े हमारे मतलब हितैषी हैं, लेकिन वही महंत द्वारा हरिहर काका का जब अपहरण कर लिया गया तो महंत के चरित्र की किस सच्चाई को सामने लाता है, ठाकुरवाड़ी जैसे संस्थाओं को कैसे बचा सकता है, विचार व्यक्त कीजिए। इसमें लेखक ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है कि एक किसान जिसके पास कुछ बीघा जमीन थी, उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, तो उसमें जब वहां के महंत मतलब बड़े महंत ऐसे पुजारी, बड़े बड़े संत जिनको गांव वाले पूजते थे, गांव में उस समय शिक्षा का अभाव था। शिक्षा के अभाव से वो ये मानते थे कि जैसा महंत जी कहेंगे बस वैसा ही होगा। महंत जी ने कह दिया हाँ हाँ तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी, तुम इतना चढ़ावा चढ़ाओ। गांव के भोले भाले लोग इतना चढ़ावा चढ़ाए, बेटी की शादी हो गई, उनके चरणों में गिर जाते थे, बिछ जाते कि महंत जी आपके कारण सब कुछ हुआ। इसी के चलते जब महंत ये देख रहा था कि हरिहर काका के अपनी कोई संतान नहीं, इसके पास जमीन अच्छी खासी है, तो इसकी जमीन को कैसे हड़पा जाए, कई बार उन्होंने हरिहर काका को अपनी बातों में बहलाने फुसलाने का काम किया, लेकिन हरिहर काका नहीं बहल पाए। तो उन्होंने इंसानियत की भावना को चूर चूर करते हुए हरिहर काका का अपहरण कर दिया। ना केवल अपहरण किया बल्कि आपको पता ही, हमने कहानी पढ़ी थी ना बेटा, कि किस तरह से उन्होंने बंद कमरे में उनके हाथ पैर मुंह सब बांध कर उनकी पिटाई की और कोरे कागज पर उनके अंगूठे के निशान भी ले लिए। ये थे महंत जिनकी गांव वाले पूजा करते थे। महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण महंत के चरित्र की सच्चाई को सामने लाता है कि महंत स्वार्थी एवं धन लोलुप मतलब समझते हैं लालची व्यक्ति है। महंत ने हरिहर काका की जमीन ज्यादा हड़पने के लिए पहले उन्हें फुसलाया, जब इससे काम ना बना तो उसने अपहरण कर लिया। उनके इस व्यवहार से सच्चाई उजागर होती है कि धर्म के क्षेत्र में दुर्जनों दुराचारी लोगों का प्रवेश हो चुका है। ऐसे ही लोगों के कारण धर्म के क्षेत्र में अनाचार की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। ठाकुरवाड़ी जैसी संस्थाओं से व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से बचा सकता है, लेकिन क्योंकि व्यक्ति का विवेक ही उसे सही निर्णय लेने में सहायता करता है, तो उसे धर्म के ठेकेदारों के स्वार्थियों से बचना चाहिए, किसी के बहलाने फुसलाने में नहीं आना चाहिए। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं खंड घ पर, रचनात्मक लेखन। 12वां प्रश्न है, कुल प्रश्न कितने बताइए? 16। निर्देशानुसार में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। 5 नंबर है आत्मनिर्भर भारत। यस, आत्मनिर्भर भारत, संकेत बिंदु दिए गए हैं। आत्मनिर्भर का अर्थ, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत की अभियान की शुरुआत और उपसंहार। उपसंहार मतलब क्या होता है? कंक्लूजन। आत्मनिर्भरता का आशय है किसी भी परिस्थिति में स्वयं पर निर्भर रहना और हमें अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करना। आत्मनिर्भरता केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं होती बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। जब एक देश आत्मनिर्भर होता है तो वह अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहता बल्कि अपनी घरेलू क्षमता और संस्थानों का उपयोग करता है, संसाधनों का उपयोग करता है।
आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भारत को एक स्वावलंबी, सेल्फ डिपेंड, स्वदेशी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी विदेशियों पर निर्भर ना रहे, बल्कि घरेलू उत्पादन और संसाधनों का उपयोग करे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। इसका लक्ष्य केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि तकनीकी, ना केवल आर्थिक समझते हैं ना केवल आर्थिक स्वतंत्रता ही यहां पर है इसका लक्ष्य, बल्कि आर्थिक, तकनीकी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पर हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। इस अभियान के अंतर्गत सरकार ने कई नीतियों और योजनाओं की घोषणा की, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और वोकल फॉर लोकल। इन नीतियों का उद्देश्य घरेलू उद्योगों की प्रोत्साहित करना है, छोटे मझोले उद्योगों को समर्थन देना है और नवाचार को बढ़ावा देना है। नवाचार मतलब इनोवेशन। अब यहां बताया है, इसके अतिरिक्त सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक सुधारों की घोषणा की, जिसमें कृषि, एमएसएमई और वित्तीय क्षेत्रों के विशेष योगदान शामिल है। अतः कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत का अभियान देश को एक सशक्त और स्वावलंबी राष्ट्र बनाने की दिशा में है। इसके माध्यम से न केवल देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है, बल्कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी की जा सकती है। आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से स्वतंत्रता, स्वाभिमान को बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें सभी स्तरों पर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित रहना चाहिए। दूसरा है, न रहो न निराश करो मन को, क्योंकि हम इंसान हैं। परमात्मा ने हमें सर्वशक्तिमान बनाया है, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। क्यों? क्योंकि उसको बुद्धि दी है, उसको बल दिया है, उसको वाणी दी है और हाथ पैर सब सही सलामत दिया है। तो नर हैं तो निराश क्यों हो हम? किसी भी परिस्थिति में हमें उदास नहीं होना है, चाहे परीक्षाएं आए। अभी तो आपकी 10वीं की बोर्ड है मेरे बच्चों, आगे आप बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं देंगे, उसमें भी किसी तरह से अपने आप को निराश नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है अपने अंदर आत्मविश्वास का निर्माण करना और सफलता मिलेगी। आशा के साथ संघर्ष में विजय। आशा के साथ संघर्ष करना है और देखना, जब हम आशा के साथ संघर्ष करते हैं तो विजय अवश्य मिलती है। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। महापुरुषों की सफलता। अब मानव जीवन को संघर्ष की संज्ञा दी गई है। इस जीवन संघर्ष में उसे कभी सुख मिलता है तो कभी दुख, कभी उतार आते हैं, कभी चढ़ाव आते हैं और साथ ही साथ मन में आशा या प्रसन्नता का संचार करते हैं। जब दुख उसे निराशा, शोक से सागर में डुबो देता है। जैसे ही खुशी आती है मजा आता है, दुख आता है तो दुख हो जाता है। इसी समय व्यक्ति के आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। जब व्यक्ति कठिनताओं से गुजरता है, कठिन परीक्षाओं से गुजरता है, संघर्षों से गुजरता है, तब जाकर उसकी परीक्षा होती है। जो व्यक्ति इन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना विश्वास नहीं खोता, जैसे मैं अभी आपसे कहती हूं, आपकी परीक्षा का समय है ना, और इस स्थिति में यदि आपने अपने आप पर भरोसा रखा ना बेटा, तो निश्चित ही तुम्हारी जीत होगी और तुम विजेता बनोगे ही बनोगे। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं खोना है और आशावादी बनकर संघर्ष करना है, वही सफलता प्राप्त करता है। आत्मविश्वास के बिना सफलता की कामना करना दीवा स्वप्न जैसे है कि दिन में ही स्वप्न देख रहे हैं बिना कुछ किए। मनुष्य के मन में यदि आशावादिता नहीं है और निराश मन से संघर्ष करता है तो उसकी सफलता में संदेह बना है। हाँ देखते हैं, कर लेंगे, हो जाएगा। नो, अरे भाई हम करेंगे और बहुत अच्छा होगा, देखना हम करके ही रहेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। कहा भी गया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमेशा आशावादी बनना है और यदि हम मन में आशा, संघर्ष करने की इच्छा है तो कर्मठता मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में वही व्यक्ति प्राप्त करता है विजय जो आत्मविश्वास नहीं खोता। निराशा काम में हमें मन नहीं लगाने देती, इसलिए हमें कभी भी अपने मन की आशा को बुझने नहीं देना है। आशा का दीप सदैव जगाए रखना है और वो आशा का दीप ही हमें सफलता पर पहुंचाएगा। ठीक है, सैनिकों के मन में यदि एक पल के लिए भी निराशा का भाव आ जाए तो देश को गुलाम बनने में देर ना लगेगी, लेकिन वो सीमा पर तैनात रहते हैं और हर समय आशाओं से भरे रहते हैं और जीत के ही दम लेते हैं। इवन और वो सीने पर गोली खाने से भी नहीं चूकते। हंसते हंसते 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवा के, सुने ना मैं कितने सारे गीत। तो कभी भी किसी भी स्थिति में हमें निराश नहीं होना है। नर हो ना निराश करो मन को, मूल मंत्र हमें सदैव प्रेरित करता है हम किसी भी परिस्थिति में हार ना माने और अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलें। अगला है अंधविश्वास से घिरा समाज। समाज में यदि अंधविश्वास है तो फिर अंधविश्वासी व्यक्ति को आंखों के होते हुए विश्वास नहीं है तो फिर किसी की कानों सुनी बातों पर भरोसा कर लेना, कुछ भी ये है भाई ऐसा होता है, ऐसा करने से नो। हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हमें अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करना है। अंधविश्वास की अवधारणा, अंधविश्वास के विविध रूप हैं, समाज पर प्रभाव है, समाप्त करने के क्या उपाय हैं? अंधविश्वास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें व्यक्ति तथ्यों, विज्ञान और आधार के सोच की बजाय ज्ञान, अविश्वसनीय विश्वासों पर निर्भर करने लगता है।
यह विश्वास आमतौर पर किसी विशिष्ट घटना या परिस्थिति के बिना प्रमाण के ही होता है। अंधविश्वास लोगों के मन में डर, भ्रम और गलत धारणाएं पैदा करता है, जो समाज की प्रगति और विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। अंधविश्वास के विविध रूप समाज में गहराई से जड़ें जमाए हैं। इनमें से कुछ सामान्य अंधविश्वासों में काली बिल्ली का रास्ता काटना है ना, साथ ही साथ छींक पर काम पर जाना। अरे भाई बिल्ली है कहीं तो जाएगी। आप यदि अवरोध हो रहा है कुछ सांस लेने में तो छींक भी आएगी। किसी विशेष दिन पर नए काम की शुरुआत करना या ना करना, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर फैसले ना आदि शामिल। इसके अतिरिक्त कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक अंधविश्वास हैं समाज में, जैसे कि देवी देवताओं को खुश करने के लिए विशेष प्रकार के अनुष्ठान करवाना, ताबीज या तंत्र मंत्र का प्रयोग करना, अशुभ माने जाने वाले व्यक्ति या वस्तु से दूर रहना। ये सब अंधविश्वास के ही कारण है या प्रतिरूप माने जाते हैं। अंधविश्वास का समाज पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लोगों को तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने से रोकता है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के प्रयासों में भी बाधा उत्पन्न करता है। अंधविश्वास के कारण लोग अवैज्ञानिक उपचारों पर विश्वास करने लगते हैं, झाड़ फूकों पर विश्वास करने लगते हैं, डॉक्टर के पास जाने की बजाय ओझाओं के पास जाने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अंधविश्वास को समाप्त करने के उपाय में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा और जागरूकता प्रसार। शिक्षा के माध्यम से लोगों को वैज्ञानिक सोच और तर्क संगत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसलिए समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों, धार्मिक नेताओं को भी अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लोगों को सचेत करना चाहिए। अतः कहा जाता है कि अंधविश्वास समाज के विकास में एक बड़ी बाधा है। इसे समाप्त करने के लिए शिक्षा, जागरूकता और तार्किक दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से आवश्यक है। हमें अपने समाज को अंधविश्वास के बंधनों से मुक्त करना है और एक वैज्ञानिक प्रगतिशील समाज की ओर अग्रसर कराना है। केवल तभी हम एक समृद्ध और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। चलिए हम 13वें प्रश्न पर, जिसका हमें लिखना है पत्र हमें लिखना है लगभग 100 शब्दों में। 5 नंबर की बात है भैया, तो बड़े अच्छे से देखना। पत्र हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही हमें शुरू करना है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, अंत भी हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। दिया है पत्र, बस में यात्रा करते हुए आपके कुछ आवश्यक कागजात बस में छूट गए, उन्हें प्राप्त करने हेतु बस सेवा के खोया पाया अनुभाग के कार्यालय में अधिकारी को अपने कागजों का विवरण देते हुए एक पत्र लिखना है। ये औपचारिक पत्र ही है, औपचारिक, ठीक है। जब हम किसी सगे संबंधी, मित्रों आदि को पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक कहलाते हैं, और औपचारिक पत्र में हमें विषय लिखना ही होता है, ठीक है। अपने नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को लगभग दोनों ही के दोनों औपचारिक। अब आई बात परीक्षा भवन मेरठ 19 मार्च, सेवा में श्रीमान मुख्य प्रबंधक महोदय, खोया पाया अनुभाग, परिवहन विभाग। विषय क्या लिखेंगे? बस में यात्रा के दौरान खोए हुए आवश्यक कागजात की पूछताछ हेतु महोदय, मैं दिनांक 18 मार्च, आप कोई भी तारीख लिख सकते हैं, पास्ट की लिख सकते हैं, प्रातः 10 बजे मेडिकल कॉलेज से सिटी रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था। तभी बस संख्या बतानी पड़ेगी आपको, बस नंबर बताना पड़ेगा, है ना। मुझे ठीक 10:30 बजे सहारनपुर पैसेंजर गाड़ी पकड़नी थी और मैं बहुत जल्दी में गया। मुझे सहारनपुर में अपनी घायल बहन को जिला अस्पताल में देखने जाना था। मेरा सारा ध्यान उसी की ओर लगा हुआ था। आपको बताना पड़ेगा कि आपने अपना सामान क्यों छोड़ा। ये एक वैल्यू है कि हम बताएं सामने वाले को पत्र के माध्यम से कि कैसे छूटा, क्यों छूटा हमारा सामान। यही कारण था कि सिटी रेलवे स्टेशन आने में अपना बैग बस में ही भूल गया। यह बैग हल्के नीले रंग का था। अब जो बैग या जो सामान छूटा है, हमें उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना होगा कि वो सामान क्या है, क्या क्या है, ठीक है। नीले रंग का बैग था, हल्के नीले रंग का बैग था। इसमें मेरे बहुत से आवश्यक कागजात रखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स को कागजात कहते हैं। इस बैग पर स्माइल प्लीज लिखा हुआ है। इसमें मेरे नाम तथा पते की एक स्लिप भी लगी हुई है। महोदय, यदि किसी संवाहक ने इस प्रकार का कोई बैग इस अनुभाग में जमा कराया हो तो नीचे लिखे पते पर सूचित करने की कृपा करें। धन्यवाद, ये करके अपना पता लिख दें। दूसरा पत्र है परीक्षा भवन दिल्ली, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर निगम। ये भी आपका औपचारिक है, विषय लिखना ही लिखना है। औपचारिक पत्र में बेटा विषय लिखना है खाद्य वस्तुओं से मिलावट की सूचना हेतु। माननीय महोदय, मैं आपको एक गंभीर समस्या से अवगत कराना चाहता हूं। हमारे नगर में खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या बढ़ रही है। कल शाम 6 बजे मैंने अपने क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित दुकान से मिठाइयां खरीदी। घर आने पर मैंने देखा कि मिठाइयों में मिलावटी तेल और अन्य दोषपूर्ण सामग्री प्रयोग की गई है। इस प्रकार के खाद्य पदार्थों के सेवन मतलब खाने से निर्दोष नागरिक बीमार पड़ रहे हैं और कुछ लोगों की जान तक चली जा सकती है। परंतु ये लालची और निर्दयी दुकानदार केवल अपना हित साधते हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि दिन के व्यस्त वातावरण में दुकानों पर जाकर निरीक्षण करें तथा सभी खाद्य पदार्थों की जांच कराएं। इस अच्छे कृत्य के लिए हम सभी आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। भवदीय काखागा,
जब कभी हम प्राचार्य को पत्र लिखते हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते हैं, जब किसी हम अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो भवदीय लिखते हैं, कोई प्रार्थना पत्र आता है तो हम प्रार्थी लिखते हैं। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है। 14वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं और इसमें हम करने वाले हैं सूचना लेखन 4 नंबर। प्रधानाचार्य के द्वारा विशेष कक्षा का आयोजन कराने के संदर्भ में लगभग सूचना लिखना है आपको, ठीक है। नोटिस, आप फेरी पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन दिल्ली की छात्रा आरोही गुप्ता है। विद्यालय में आपको एक पर्स मिला है। इस संबंध में लगभग 60 शब्दों में आपको सूचना लिखना है। तो 60 शब्दों में आपको सूचना लिखना है, नोटिस लिखना है भाई। नोटिस राइटिंग आप इंग्लिश में भी करते हैं। प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली, सूचना 1 दिसंबर 2024-25 विशेष कक्षा का आयोजन। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कक्षा 7 से लेकर 11वीं तक की सभी कक्षाओं के लिए सभी विषयों की विशेष कक्षा का प्रबंध किया गया है। अतः उचित समय पर आकर शिक्षार्थी अपने अपने विषय की समस्या का समाधान शिक्षक से प्राप्त करने का प्रयास करें तथा अपने अध्ययन को सफल और आसान बनाएं। साथ ही प्रत्येक छात्र से अनुरोध है कि वे अपनी अपनी समस्या को घर से लिख कर लाएं, जिससे अधिक समय व्यर्थ ना हो, प्रत्येक समस्या का समाधान हो सके। श्री राघवेंद्र प्रपन्ना, प्रधानाचार्य। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो जो भी डाउट्स हैं उन्हें पहले आप लिख लें, जो समझ में नहीं आ रहा है उनको फिर से देखें, ताकि आपको किसी भी तरह से एग्जाम में परेशानी ना हो। जब समस्या हम पेपर को देखकर समस्या आ रही फिर क्या मतलब। तो जो जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं, बहुत सारे सैंपल पेपर्स या जो भी आप अभी हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ देखिए। जहां जहां भी आपको समस्या है आप देखिए, पेंसिल लिख लीजिए ताकि उनको आप रिवाइज कर सकें और परीक्षा में वो ना हो। फेरी पब्लिक स्कूल, दिनांक खोया पाया के संदर्भ में सभी को सूचित किया जाता है कि 2 जुलाई 2025 को विद्यालय के खेल परिसर में मुझे 1 या 2024 पास्ट का लिखो पर्स मिला है, जिसमें कुछ रुपए तथा कार्ड है। या पर्स नीले रंग का है। पर्स जिस विद्यार्थी का हो पहचान बताकर प्रधानाचार्य के कक्ष से इसे ले जा सकता है। पर्स प्रधानाचार्य के पास पूर्णतः सुरक्षित है। विद्यालय समय में ही आकर अपना पर्स ले लें। आरोही गुप्ता। अगला 15वां प्रश्न है 3 नंबर का है। विज्ञापन हमें लिखना है। विज्ञापन लिखने में बच्चों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है और होना भी चाहिए मेरे बच्चों। जो भी प्रश्न, जिस भी प्रश्न का आप उत्तर लिखोगे उसका क्रमांक या उत्तर नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलना। विज्ञापन में हमें एक बॉक्स बनाना है, विज्ञापन लिखना है, ठीक है। पेंसिल बनाने वाली किसी प्रसिद्ध कंपनी की ओर से 40 शब्दों में विज्ञापन लिखिए। दिवाली के उत्सव पर किसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की कंपनी की ओर से धमाका सेल का विज्ञापन लिखिए 40 शब्दों में। अब बात आई शब्दों में ही लिखें ना, तो आपको करना क्या है, आपको अपनी आंसर शीट, ये आपकी आंसर शीट है, इसमें आप एक बॉक्स बनाएंगे बड़ा सा, उत्तर क्रमांक लिखेंगे 15, यहां पर आप लिखेंगे विज्ञापन, ठीक है, और बनाएंगे चित्र कंपनी की ओर से किसकी, पेंसिल बनाने वाली। तो आप सबसे पहले एक सुंदर सी एक पेंसिल का चित्र बना लीजिए। और चित्र बनाने के लिए कलर यूज करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल अपने ब्लू पेन, बॉल पेन का ही यूज करिएगा, ठीक है। तो अब देखो, लिखते जाओ बिना किसी रुकावट के। मैक्स पेंसिल नाम दे दो यार, जो आपको अट्रैक्टिव लगे, जो आपको लगे कि भाई खरीददार है वो बिल्कुल इसको देखकर आ ही जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, ऐसा कि लोग देखते ही बस खिंचे चले जाएं। जैसे हम कैसे किसी भी कोई टेलीविजन पर या कहीं भी हम कुछ ऐड देख लेते हैं और मुझे भी चाहिए, तो बस आपको ऐसा आकर्षक विज्ञापन बनाना है। और शब्द केवल हम पैराग्राफ की तरह नहीं लिखते हैं। यहां हमने ड्राइंग बनाई, हमने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया मैक्स पेंसिल। एक मैक्स पेंसिल के साथ रबर मुफ्त, कुछ लुभावने ऑफर्स भी दे दीजिए। तो देर कैसी, आज ही खरीदिए। सरल, सहज और आकर्षक लिखावट के लिए बिना अतिरिक्त जोर लगाए तेजी से चले। अब उसकी विशेषता बताइए। सस्ती एवं मजबूत, अधिक समय तक चलने वाली, अधिकतम छात्रों की विशेष पसंद। इस तरह से आप बड़े सुंदर तरीके से लिखते लिखते लव हो जाए, ठीक है। तो ये शीघ्र संपर्क करें। 121 टैगोर टाउन, इलाहाबाद। फोन नंबर आप कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा है धमाका सेल, धमाका सेल, धमाका सेल। और जब सेल लगती है ना, तो वहां ऐसा मेल लगता है कि सच में मेला ही भर जाता है। तो अब धमाका सेल है। विजय इलेक्ट्रॉनिक्स पेश करते हैं दिवाली के उत्सव पर धमाका सेल। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल आदि उत्पादों की सेल, फ्री होम डिलीवरी। आप बताइए, जो भी खरीदार हैं, जो भी उपभोक्ता है, वो क्यों आए आपकी सेल पर। बाकी भी तो सेल है, तो आपकी सेल की आप बहुत सारी ऐसी आकर्षक चीजें बताइए जो ग्राहक को खींच लाए। धमाका सेल, सभी उत्पादों पर 20% की, 50% की छूट लिख दो। रेट इतना बढ़ाओ, देखते हैं ना हम कि मतलब 1 पर 1 फ्री, तो 1 पर 1 फ्री में इतना अधिक रेट बढ़ाकर देते हैं कि वो 2 भी जितने के नहीं आएंगे उतने का 1 आता है। तो ये सब बता दिया। जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। पहले ग्राहक को आकर्षक इनाम, ठीक है। तो इस तरह से आप टीवी, फ्रिज बना दीजिए।
पेंसिल से बना दीजिए, पेन से बना दीजिए, कलरों का यूज नहीं करेंगे। संपर्क विजय इलेक्ट्रिक, B51 कोई भी आप एड्रेस दे दीजिए, या प्रश्न में दिया है तो आपको देना ही है। लास्ट प्रश्न 16वां प्रश्न है आपका 5 नंबर का। यहां पर आप ईमेल लिखेंगे या फिर लघु कथा लिखेंगे, ठीक है। आप राम कपूर या नीता कपूर हैं, नाम दिया है तो नाम का यूज करेंगे, नहीं दिया है तो आबासा का यूज करेंगे। आपकी कॉलोनी में सड़क अत्यंत टूटी फूटी है तथा उसमें बहुत से गड्ढे हैं जिसके प्रतिदिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। आप अपने क्षेत्र के मुख्य अभियंता को लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखकर उनको इस समस्या से अवगत कराइए। या फिर परोपदेश कुशल बहुतेरे उक्ति को आधार बनाकर लगभग 100 शब्दों में लघु कथा लिखिए। तो यहां पर हमें लिखना है ईमेल। तो ईमेल लिखने में तो आप वैसे भी मास्टर है ना मेरे बच्चे। आपको दिखाना है कि सोशल मीडिया फ्रेंडली बच्चे कितना गजब कर सकते हैं। जिन लोगों ने सोशल मीडिया को बदनाम करके रखा है, जो लोग अक्सर समय व्यर्थ करते हैं सोशल मीडिया पर, आज मैं अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल सीना ठोक के कहती हूं कि मेरे बच्चे सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और देखना नया कीर्तिमान, नया रिकॉर्ड बनाकर रहेंगे। फ्रॉम ramkapoor@gmail.com टू, यहां पर आप लिख दीजिए @cc करके लिख दीजिए BC विषय सड़क सही कराने के संदर्भ में। जैसे हम पत्र लिखते हैं ना औपचारिक तरीके से, वैसे ही मेल लिखते हैं। महोदय, सादर निवेदन इस प्रकार है कि हमारी कॉलोनी की सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। सड़कें अत्यंत टूटी फूटी हैं जिससे बारिश आने पर गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसके कारण प्रतिदिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है और सामान्य जनता परेशान होती रहती है। अतः आपसे निवेदन है कि आप एक बार आकर स्थिति का निरीक्षण करें और जल्द से जल्द सड़क को सही करवाने की कृपा करें, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके, यातायात का संचालन सुगमता पूर्वक हो सके। धन्यवाद, भवदीय राम कपूर, राज कपूर, जो भी नाम दिया है। अब उक्ति, लघु कथा। उक्ति का अर्थ पर उपदेश कुशल बहुतेरे से आशा है प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को उपदेश देने में कुशल होता है, भले ही उस काम को करे ना चले। अक्सर लोग ना दूसरों को बड़ी बड़ी बातें बताते रहते हैं, खुद उनका पालन नहीं करते। लेकिन ये बात वो भूल जाते हैं कि जो स्वयं पालन नहीं करते हैं, सामने वाला उनकी बात कान पर भी नहीं रखता है, और जो स्वयं पालन करते हैं उनका अनुसरण अपने आप ही कितने लोग करने लगते हैं कि उनको खुद को पता नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है, परंतु स्वयं उसका आचरण उस उपदेश के विपरीत होता है। व्यक्ति को दूसरों को उपदेश देने से पूर्व स्वयं भी आत्मचिंतन कर लेना चाहिए कि जो मैं दूसरों को बता रहा हूं, क्या मैं उसका पालन करता हूं, क्या वह उस पर स्वयं भी अमल करता है या नहीं। दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल होता है, किंतु स्वयं उपदेशों का आचरण करना कठिन। लोक कथा, प्राचीन समय की बात है कि किसी गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। उनके सैकड़ों भक्त लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। वे लोगों को तरह तरह की नैतिक कथाएं सुनाते थे, ज्ञानवर्धक बातें बताते। वे अक्सर मोह माया से दूर रहने की शिक्षा देते कि मोह माया सब कुछ यहीं रखा रह जाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, बड़ी बड़ी बातें। एक दिन पास के गांव में रहने वाली एक वृद्ध माता ने अपने बेटे से उस महात्मा के प्रवचन सुनने की इच्छा व्यक्त की। उसका बेटा अपनी मां की इच्छा टाल ना सका और अगले ही दिन अपनी मां को लेकर महात्मा के आश्रम में जा पहुंचा और उसके प्रेरक वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब वह अपनी माता के साथ महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। एक दिन आश्रम से घर जाते समय सड़क दुर्घटना में उसकी माता का देहांत हो गया। अत्यंत दुखी रहने लगा, तब आश्रम में जाना भी छोड़ दिया और महात्मा को इस बात का पता चला तो उस व्यक्ति के घर पहुंचे और उसे सांत्वना दी। शरीर की नश्वरता के संदर्भ में उसे विभिन्न उपदेश भी दिए। महात्मा की बातों को सुनकर वह आदमी धीरे धीरे सहज होने लगा और अपने दुख से उभरने लगा। जब उस आदमी ने अपनी पूर्णता भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया तो वह महात्मा को धन्यवाद कहने आश्रम गया। वह जाकर उसने देखा कि महात्मा जी जोर जोर से रो रहे थे। तभी भक्तजन उनसे घिर कर खड़े थे। एक भक्त ने पता चला कि अपने सर्वप्रिय खरगोश की मृत्यु के दुखी, मतलब मृत्यु से वो दुखी हो रहे हैं। महात्मा फूट फूट, तब वह मतलब क्या कहा कि ओहो, मेरी मां की मृत्यु पर आप मुझे इतने बड़े उपदेश दे रहे थे, आज एक खरगोश की मृत्यु ने आपको इतना दुखी कर दिया। आपने तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे उक्ति को चरितार्थ कर दिया, सत्य कर दिया। इस कहानी से जब भी आप लघु कथा लिखेंगे, कोई भी एक पौराणिक कथा को भी शामिल करते हुए लिखिएगा बेटा, और अंत में उससे क्या शिक्षा मिली ये जरूर लिखिएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल है और स्वयं उस पर चलना कठिन, ठीक है। अतः दूसरों को उपदेश देने से पहले स्वयं उन बातों पर अपनाना चाहिए। तो मेरे बच्चों, ये था सीबीएसई द्वारा रिलीज सैंपल पेपर 2024-25। आशा करती हूं आपने ध्यानपूर्वक हर एक बात को सुना है और इन्हीं बातों का पालन करते हुए आप अपना हिंदी का पेपर देकर आएंगे। और जब परीक्षा हॉल से बाहर निकलेंगे ना मेरे बच्चे, तो इतनी खुशी होगी और तुरंत हमें बताएंगे कि यस, पेपर या एग्जाम बहुत अच्छा गया। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इसी विश्वास के साथ, ऑल द बेस्ट।